नमस्कार। आज हम आपको दिखाएंगे बुंदेलखंड की जंग, राहुल की अग्नि परीक्षा और उमा भारती का दमखम। वेलकम टू इलेक्शन न्यूज लाइन। हम आपको सियासी पार्टियों की पॉलिटिक्स की हकीकत बताते हैं ताकि आप सियासत का असली चेहरा समझ सकें। आज का सफर शुरू करें उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। पांचवें फेज में 49 सीटों के लिए होगी जंग। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आमने सामने। पांचवें फेज में फिर से ज्यादा वोटिंग की उम्मीद। युवाओं के हाथों में होगा उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल। सियासी पार्टियों ने बुंदेलखंड के किसानों का कैसे उड़ाया मजाक। लीडरों ने खोया आवाम का एतमाद। और मगरबी यूपी में मुस्लिम रिजर्वेशन का दिखेगा असर। मुस्लिम वोटर्स करेंगे अजीत सिंह की किस्मत का फैसला। इलेक्शन न्यूज लाइन में आज हम आपको दिखाएंगे पांचवें फेज की हकीकत। इस फेज में मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव का फैसला होना है। वो इटावा की जसवंत सिंह असेंबली सीट से उम्मीदवार हैं। वहीं चरखारी से भाजपा की उमा भारती भी पहली बार यूपी में चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के कमलेश पाठक, उर्मिला राजपूत, भाजपा से प्रेमलता कटियार और देवेंद्र सिंह भोले, कांग्रेस के विवेक सिंह और वीरेंद्र सिंह बुंदेला और जेडीयू के अशोक यादव जैसे लीडरों की साख दांव पर है। पांचवें फेज में जिन 13 जिलों की 49 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, उनमें बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और जालौन में भी वोट डाले जाने हैं। फिरोजाबाद, औरैया, रमाबाई नगर और इटावा, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहीं पिछले असेंबली इलेक्शन में बुंदेलखंड में बीएसपी का दबदबा रहा है। अब की बार यहां सूरत हाल बदल सकती है, क्योंकि 2007 में जीते हुए एमएलएज में से सिर्फ 26 ही मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बुंदेलखंड बीएसपी का मजबूत गढ़ रहा था, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में झांसी की पार्लिमानी सीट जीतकर कांग्रेस ने यहां बीएसपी को चुनौती दी थी। एसपी ने भी इस इलाके में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। उस पर भी अपना गढ़ बचाने का दबाव है। उधर बीजेपी की उमा भारती भी बुंदेलखंड से ही चुनाव लड़कर बीजेपी का बेड़ा पार लगाने की कोशिश कर रही हैं। बुंदेलखंड में पैकेज के नाम पर भी खूब सियासत हुई। पिछले 3 सालों से बुंदेलखंड में सूखा, गरीबी, पिछड़ेपन को लेकर बीएसपी हुकूमत ने स्पेशल पैकेज के लिए मरकज और कांग्रेस पर गोले दागे। मनरेगा में बदउनवानी और मरकजी सरकार की तरफ से जारी की गई रकम का सही इस्तेमाल न होने को लेकर राहुल गांधी ने माया सरकार के खिलाफ बयान दिए। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कई एमएलएस का टिकट काटकर नए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। यही मायावती की सबसे बड़ी चिंता है। इस फेज में दागी, बागी और धनवानों की भी बड़ी फौज है। 2007 में चुनाव जीतने वाले जो 26 विधायक मैदान में हैं, उनकी प्रॉपर्टी में 5 साल में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इनकी प्रॉपर्टी में औसतन 1,70,00,000 रुपए का इजाफा हुआ। बढ़ोतरी की ये शरह 126% है। इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले 76 उम्मीदवारों में से 35 ऐसे हैं जिनके खिलाफ संगीन मामले दर्ज हैं। जहां तक मुस्लिम कैंडिडेट्स का सवाल है, तो पहले के 4 फेज के मुकाबले इस फेज में उनकी तादाद कम है। महज 64 मुस्लिम उम्मीदवार ही मैदान में हैं। उधर ख्वातीन उम्मीदवारों की नुमाइंदगी भी काफी कम दिखाई दे रही है। इस फेज में कुल 90 ख्वातीन उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में हैं। इस फेज में तकरीबन 1,54,00,000 वोटर्स हैं, जो अपने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मायावती के लिए ये फेज आग पर चलने के बराबर है। एक तरफ जहां उन्हें विरोधियों के तीखे तेवरों का सामना करना होगा, तो दूसरी तरफ पुराने और वफादार साथियों की बगावत से निपटना होगा। मायावती के लिए सबसे बड़ा खतरा आरोपों में घिरे बाबू सिंह कुशवाहा है। बीजेपी इस बार पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। कुशवाहा और उमा भारती दोनों ही ओबीसी लीडर हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। पिछले 4 फेजों में
उम्मीद से ज्यादा वोटिंग हुई है। नौजवान बढ़ चढ़कर वोट देने पहुंच रहे हैं। ये बदलाव का इशारा है। अगर इस फेज में नौजवानों की हिस्सेदारी बढ़ती है तो नतीजे यकीनन चौंकाने वाले हो सकते हैं। यूपी असेंबली इलेक्शन के चौथे मरहले में नौजवान वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। बाकी के 3 मरहलों में भी वोटिंग की फीसद पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा रहा। लाखों की तादाद में पहली बार नौजवानों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस तब्दीली की लहर को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 मरहलों के इलेक्शन में भी वोटिंग का फीसद काफी ज्यादा रहेगा। चौथे मरहले की वोटिंग को देखें तो रायबरेली और अमेठी में करीब 25% से ज्यादा वोटिंग हुई। 18 से 35 साल तक की ख्वातीन ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जबकि 18 से 25 साल तक की उम्र के बेशतर नौजवानों ने भी जमकर वोट डाला। चौथे फेज में इस बार जहां 55% वोटिंग हुई, वहीं 2007 के इलेक्शन में इन्हीं हलकों में महज 44% वोटिंग हुई थी। इसके अलावा इस बार पहले फेज में 55 सीटों पर 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने वोट डाले, जबकि 2007 में इन हलकों में करीब 73 लाख वोटर्स ने वोटिंग की थी। यानी इस बार के इलेक्शन में देखें तो पहले फेज के इलाकों में 31 लाख नए वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जाहिर है इसमें नौजवानों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इसी तरह हर फेज में नए वोटर्स की तादाद लाखों में बढ़ती नजर आ रही है। जाहिर है कि नए वोटर्स ही इस सूबे की सियासी तस्वीर बनाने जा रहे हैं। नौजवानों को वोटिंग के लिए बेदार करने का क्रेडिट हर पार्टी ले रही है। कुछ लोग तो इलेक्शन कमीशन को भी क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की सतह पर ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने यूपी में नौजवानों के लिए कुछ किया हो। और सबसे खास बात यह है कि पहली बार जो नौजवान पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं, वो किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी से मुतासिर न होकर मौजूदा निजाम और इनके खिलाफ शुरू हुई हालिया तहरीक की वजह से पहुंच रहे हैं। देखना है कि 5वें फेज में नौजवान वोटर्स कितनी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई और अपने भविष्य को लेकर नौजवान परेशान हैं। छोटे कस्बों और शहरों के नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब देश के नौजवान ये समझने लगे हैं कि इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार देश की सियासत है। इसलिए ये अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, वोट को हथियार बनाकर। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुसाइड कैपिटल यानी बुंदेलखंड की जमीनी हकीकत। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं। Ankush Capital, one-stop shop for insurance. We provide professional and quality solutions for health, life and your prestigious assets. For easy claims, contact Ankush Capital. Let's talk about our limitations. It's risky, but we can cover it. I'm not perfect. Just insured by Ankush Capital. We help you gather information, compare prices and apply instantly for health, life and general insurance from leading companies in India. Contact 9211-728141 or email info@ankushcapital.com. नजरों से दूर सत्ता के रहस्य सामने आएगी, छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। वेलकम बैक। अब हम आपको दिखाते हैं बुंदेलखंड के लोगों की मुसीबत। बुंदेलखंड मुल्क का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहाँ बेरोजगारी है, भुखमरी है और यहाँ के किसानों की हालत यह है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हैं, जबकि यहाँ खनिज पदार्थों का भंडार है जिस पर माफिया का राज है। खुलेआम लूट ने इस इलाके को और बदहाल बना दिया है। सरकार यहाँ के लिए स्कीमें बनाती हैं, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं होता।
साल 2009-2010 के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बुंदेलखंड की तरक्की के लिए जारी किए गए 7,000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल पैकेज के बाद राहुल गांधी ने यूपी इलेक्शन से ठीक पहले बुंदेलखंड के कुछ इलाकों का दौरा किया और इलाके की गरीबी को दूर करने के लिए लंबे चौड़े वादे करके लौट आए। लेकिन यहाँ के लोगों को लीडरों के इन झूठे वादों पर अब एतबार नहीं रहा। बुंदेलखंड का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में और आधा मध्य प्रदेश में पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7,000 करोड़ का ये पैकेज पूरे बुंदेलखंड की तरक्की के लिए जारी किया था, लेकिन जब प्लानिंग कमीशन ने दोनों रियासतों की हुकूमत से इस फंड से इस्तेमाल की गई रकम के बारे में पूछा तो उनका जवाब काफी मायूसी भरा था। पिछले साल जून तक इसमें से सिर्फ 11% ही खर्च हो पाया था। बाद में प्लानिंग कमीशन की सख्ती की वजह से नवंबर तक इस फंड का 30% हिस्सा खर्च हो पाया। यहाँ किसान और आम लोगों के मसाइल अब भी वैसे ही बने हुए हैं और सरकारें लापरवाही करने से बाज नहीं आ रही हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से लेकर बीजेपी की उमा भारती तक, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव से लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक हर कोई यहाँ के किसानों के मसाइल हल करने के बड़े बड़े दावे कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अवाम ने इन सभी पार्टियों को यूपी में हुकूमत बनाने का मौका दिया, लेकिन इनमें से कोई भी बुंदेलखंड के मसाइल को हल कराने में सीरियस नहीं दिखाई दिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर सरकार पहाड़ी इलाकों से यहाँ तक नहरें बनाकर सिंचाई के पानी का इंतजाम करती तो किसानों की बहुत सी परेशानियां दूर हो सकती थीं और इलाके में खुशहाली लौट सकती थी। अब यहाँ पर ट्यूबवेल लगाने का भी कोई फायदा नहीं रहा। जमीन के भीतर पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं रेंगती नहीं दिखाई देती। बुंदेलखंड में 41% जमीन अब भी खेती के लायक बची हुई है। अगर सरकार सिंचाई के लिए कोई अच्छा इंतजाम कर दे तो यहाँ के किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट दोबारा लौटाई जा सकती है। बुंदेलखंड के किसान खुदकुशी ना करें, इसके लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज दिए गए। सूखा राहत के लिए यहाँ किसानों में पिछले साल चेक बांटे गए, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये चेक 12 रुपए, 15 रुपए और 30 रुपए के थे। इस चेक को लेने के लिए किसानों से कहा गया कि वो पहले किसी बैंक में अपना एक खाता खोलें। किसान जब बैंक गए तो बैंक वालों ने कहा कि नया खाता खोलने के लिए उन्हें 500 रुपये जमा करने होंगे। बेचारे ये गरीब किसान 500 रुपये कहाँ से लाएंगे? लगता है सरकार ने गरीबी का मजाक उड़ाने का फैसला कर लिया है। इस मुल्क के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक तरफ दाने दाने को तरसते लोग खुदकुशी करने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ सरकार उनकी जान को बचाने के लिए 12, 15 और 30 रुपए का चेक देती है। वहीं सियासी पार्टियां और लीडर्स चुनाव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। यूपी इलेक्शन से आम आदमी का मुद्दा लगता है गायब हो गया है। हर तरफ कास्ट इक्वेशन और वोट बैंक की सियासत हावी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले फेज सबसे अहम है। कांग्रेस की निगाह वेस्टर्न यूपी पर टिकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन क्या वेस्टर्न यूपी में माया की माया को तोड़ पाएगा? वेस्टर्न यूपी में 136 असेंबली सीटें हैं। 2007 के इलेक्शन में आरएलडी को महज 10 सीटें मिली थीं, जबकि उसने बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। लेकिन वो इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी को पिछली मर्तबा 24 सीटें मिली थीं, एसपी को 23 और सबसे ज्यादा बीएसपी को 72 सीटें मिली थीं। इस बार भी क्या यही तस्वीर रहेगी या बदलेगी? ऐसे में कांग्रेस आरएलडी के इस गठबंधन के पीछे जाहिर है आरएलडी और कांग्रेस दोनों ने ही अपना फायदा देखा होगा। लेकिन वेस्टर्न यूपी को फतेह कर पाना दोनों पार्टियों के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। जाट वोटर्स एक मुश्त आरएलडी को अपना वोट देंगे, ये अभी तक साफ नहीं है। जाट मुस्लिम गठजोड़ जिधर झुकेगा जीत उसी की होगी, लेकिन एक ही सीट पर एक साथ कई जाट उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में जाट वोट का बंटवारा भी होगा। इसलिए कांग्रेस आरएलडी गठबंधन को कितना फायदा हो पाएगा ये नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस ने जरूर भट्टा पारसौल को मुद्दा बनाया था, लेकिन इलेक्शन आते आते ये मुद्दा भी ठंडा पड़ गया। इधर हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस के पास इस इलाके में एक मजबूत संगठन तक भी नहीं है। अजीत सिंह जाट मुस्लिम वोटों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर आरएलडी के मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर जाट नाराज हैं। आरएलडी 46 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है और उसने करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस वजह से उसे फायदा मिलता तो नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जाट इस मुद्दे को लेकर नाराज हैं। मुजफ्फरनगर की थाना भवन सीट पर तकरीबन 60,000 जाट वोटर्स हैं। आरएलडी और बीएसपी दोनों ने यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं।
वहीं दीगर पार्टियों ने भी कास्ट इक्वेशन को देखते हुए हर सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। ऐसे में सबसे अहम हो जाता है जाट वोटर्स। अगर जाट वोटर्स में बंटवारा हुआ तो कांग्रेस आरएलडी गठजोड़ को ज्यादा नुकसान हो सकता है। जहां आरएलडी के मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, वहां ये जरूरी नहीं कि जाट वोटर्स भी आरएलडी के साथ ही जाएं। ऐसे में न तो आरएलडी और न ही कांग्रेस को कोई फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस मुस्लिम रिजर्वेशन का झांसा देकर वेस्टर्न यूपी में जीत का सपना देख रही है, लेकिन क्या उसके लिए इतना आसान होगा? रिजर्वेशन का ऐलान, उस पर मचा हो हल्ला और जागरूक वोटर्स, और इन सब के बीच कांग्रेस की गलतियां, जैसे कि बाटला हाउस के मुद्दे पर गलत बयानबाजी, सिमी पर बैन बढ़ाने का फैसला, इजराइल से दोस्ती, मदरसों और मजहबी इदारों पर टैक्स लगाने जैसे कारनामों से लोग कांग्रेस से नाराज हैं। अब कांग्रेस ने यूपी में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगाने का इशारा देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसे में वेस्टर्न यूपी में आरएलडी के सहारे सीटें हासिल कर पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किसने 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर जीता और कौन बना आज का सबसे बेहतरीन शहरी। बस थोड़ा सा इंतजार, हम अभी वापस आते हैं। Ankush Capital, one-stop shop for insurance. We provide professional and quality solutions for health, life and your prestigious assets. For easy claims, contact Ankush Capital. Let's talk about our limitations. It's risky, but we can cover it. I'm not perfect. Just insured by Ankush Capital. We help you gather information, compare prices and apply instantly for health, life and general insurance from leading companies in India. Contact 9211-728141 or email info@ankushcapital.com. नजरों से दूर सत्ता के रहस्य सामने आएगी, छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। वेलकम बैक। इलेक्शन न्यूज लाइन में अब हम आपको दिखाते हैं वोटर का इशारा, यानी आपका इशारा। बुंदेलखंड के लोगों ने इस इलेक्शन के दौरान कई इशारे दिए, जैसे कि किसानों के लिए पानी, नौजवानों के लिए रोजगार, पूरे इलाके की बेहतरी और बुंदेलखंड को अलग रियासत बनाने का ऐलान। इस फेज में इन्हीं मुद्दों पर लोग फैसला करेंगे। हैरानी इस बात से होती है कि किसी भी सियासी पार्टी ने आवाम के इस इशारे को नहीं पहचाना। इलेक्शन न्यूज लाइन में अब वक्त है आज के विनर का नाम बताने का। आज का सबसे बेहतरीन सवाल कटरा घनौरा जेपी नगर से मुनव्वर हुसैन ने पूछा है। उनका सवाल है कि सभी बड़ी सियासी पार्टियों को ये क्यों लगता है कि मुसलमानों को 2-3 पोस्ट दे देने से सभी मुसलमानों का विकास हो जाएगा। ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि सिर्फ रिजर्वेशन दे देने से मुसलमानों का विकास नहीं होने वाला है। सियासी पार्टियां चुनाव से पहले ऐसा ऐलान करके सिर्फ वोट लेना चाहती हैं। अगर कोई पार्टी इस मसले में सीरियस होती तो दूसरे राज्यों में जहां इनकी सरकार है वहां मुस्लिम रिजर्वेशन अब तक लग जाना चाहिए था। इस अहम सवाल के लिए मुनव्वर हुसैन साहब को आज के सबसे जागरूक शहरी का खिताब जाता है। आज के सबसे जागरूक शहरी को डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड की तरफ से मिलता है 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। इस इनाम के स्पॉन्सर है अंकुश कैपिटल। आप भी इनाम जीत सकते हैं। आप अपने सवाल
562635 पर SMS कीजिए। SMS करने के लिए पहले आप कैपिटल लेटर्स में ENL टाइप करें और अपने सवाल लिखें। साथ ही अपना नाम पता लिखना ना भूलें। इनाम की जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 09211728141 पर फोन करें या मेल करें info@ankushcapital.com। अब हम आपको बताते हैं कि 5वें फेज में सियासी पार्टियों ने कितने करोड़पतियों को टिकट बांटे हैं। 248 कैंडिडेट्स के हलफनामों की जांच हुई तो उसमें पता चला कि 118 यानी 47% करोड़पति कैंडिडेट्स मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के 68%, कांग्रेस के 56%, बीएसपी के 51% और बीजेपी के 49% कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनमें बीएसपी कैंडिडेट्स की औसतन संपत्ति मतलब एवरेज प्रॉपर्टी 1,53,00,000 रुपए, कांग्रेस की 3,74,00,000 रुपए, समाजवादी पार्टी के 2 करोड़, बीजेपी के 2,17,00,000, जेडीयू की 1,19,00,000, पीस पार्टी की लगभग 42 लाख, बुंदेलखंड कांग्रेस लगभग 37 लाख और अपना दल की 26 लाख रुपए की एवरेज प्रॉपर्टी है इनके कैंडिडेट्स की। मतलब ये कि इन पार्टियों में अमीरों को ज़्यादा माने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। सही जानकारी लीजिए, सियासत का रुख तय कीजिए और सही फैसला कीजिए। नमस्कार।